Hello everyone, welcome to Manuvlog classes in the lab session of daily news analysis. Today is 17th of January 2024. You are watching with Naresh Sharma and we are going to discuss some important news and current affairs which can be very relevant for your upcoming examinations. You know, we always discuss the concepts along with basic facts. So first of all, we are going to discuss Makar Sankranti, which has been celebrated on 14th of January every year. So, मकर संक्रांति के बारे में हम बात करते हैं कि ये अभी सेलिब्रेट हुई है और चारों तरफ एक बहुत अच्छा फेस्टिवल का जो है सीजन था. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग मकर एंड द नेक्स्ट वन इज संक्रांति. मकर या हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न को, जो अर्थ के ग्लोब पर हम जो लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें से ये जो 23rd एंड हाफ जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज कॉल्ड मकर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संक्रांति? संक्रांति मीन्स intersection or the meeting. Okay, Sankranti, that means Makar Sankranti. It means here we are talking about the position of the sun on the tropic of Capricorn. It means this is the day of 14th of January every year when the sun from the southern hemisphere starts its movement towards northern hemisphere. ओके, देखो ये जो जीरो लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जब सन की पोजीशन इस जो है हेमिस्फीयर में होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के साउथ में, तो उसको हम बोलते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं सूर्य के सन के रिगार्डिंग में क्या, दक्षिणायन. ठीक है, इट मींस the position of the sun is in southern hemisphere. When the opposite happens, when the position of the sun is in northern hemisphere, this position of the sun or this duration is called Uttarayan. That it means the position of the sun is in northern hemisphere. तो जब हम बात करते हैं, देखो संक्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये जो मकर रेखा है, ओके, तो मकर रेखा पर जब सन आता है, यहाँ ये उसकी पोजीशन होती है सन की रेज की, डायरेक्ट रेज की, तो उसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति. और जब यहीं पर सन जब इस रीजन में आता है, ओके, गर्मियों के मौसम में, तब हम इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति. ओके, तो ये संक्रांति 24 होती है. हालांकि ऐसी 24 बहुत सारी जो है जब हम पंचांग के अकॉर्डिंग देखते हैं, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग, तो वहां पाओगे कि 24 संक्रांति आई थिंक वहां पे आपको देखने को मिलती है. तो संक्रांति मींस अब ये 14th ऑफ जनवरी को संक्रांति हो चुकी है. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि सन की जो पोजीशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर का सेशन है उसको हम गुड बाय बोल देंगे. ठीक है, तो 14th ऑफ जनवरी से जो विंटर्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं और हम मूव करना स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग सीजन की ओर, और फिर उसके बाद हम जो है समर सीजन की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं. तो इसको बोलते हैं हम मकर संक्रांति. इसको ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, बहुत सारे नेम्स के साथ में, मकर बोल दो या इसको कैप्रिकॉर्न बोल दो, उसमें जोडियक साइंस के अकॉर्डिंग बात का हम करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है मकर संक्रांति? ये रिप्रेजेंट करती है चेंज ऑफ सीजन को. तो यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर द एग्जामिनर कैन आस्क यू दैट व्हाट मकर संक्रांति एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स. तो इट रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ सीजन. ठीक है, तो उसे नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ द सन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज उत्तरायण. अनलाइक मोस्ट फेस्टिवल की अगर हम बात करें इंडिया में, तो उनका जो लूनर साइकिल को वो फॉलो करते हैं, चंद्रमा के अकॉर्डिंग अपना जो मींस फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं. बट मकर संक्रांति एक उनमें से ऐसा एक जो है फेस्टिवल है जिसमें हम सोलर साइकिल को फॉलो करते हैं. इट मींस
वी फॉलो द पोजीशंस ऑफ द सन। तो पोजीशंस ऑफ द सन को हम फॉलो करते हैं किसमें? मकर संक्रांति में। यू नो, इंडिया इज कल्चरली यूनाइटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। इट इज फ्रॉम इमेमोरियल एंशिएंट टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। तो इंडिया की जो कल्चरल यूनिटी है वर्ल्ड में जानी जाती है। समटाइम्स हम इसलिए मीन्स वी प्राउडली से क्या कहते हैं हम कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। तो इंडिया में डाइवर्सिटी भी है और यूनिटी भी है। देखो, मकर संक्रांति को ही हम डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम्स के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, बट उसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम एक ही फेस्टिवल को डिफरेंट नेम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट मींस हम यूनाइटेड हैं, वी आर वन इंडिया। बट जब हम उनके नेम्स की डिफरेंट नेम्स की बात कर रहे हैं, दैट मींस वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, सो देयर आर न्यूमरस कल्चर्स। तो इस रीजन से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस इन योर CUET एंड अदर एग्जाम्स वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू नो सम जनरल नॉलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल स्टडीज। तो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं क्वेश्चंस कि आपको ये बेसिक चीजें पता हो। क्या पौष पर्वण, इसका नाम क्या है? पौष पर्वण मकर संक्रांति को ही बोलते हैं। कहां पर? बंगाल वाले रीजन में। पोंगल, इसको हम जानते हैं तमिलनाडु में मकर संक्रांति को ही पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यू नो कि मकर संक्रांति का जो टाइम होता है, पोंगल वाला जो टाइम होता है, तो उसके नेक्स्ट डे 15 जनवरी को तय हिंदू भी नहीं आता। ठीक है। उत्तरायण इन गुजरात, गुजरात में हम इसी को उत्तरायण की जो है नेम से मनाते हैं, बिकॉज अभी हमने ऊपर देखा था कि यहाँ से जो पोजीशन है सन की वो उत्तर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हम यहाँ को उत्तरायण की जो है बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज बिहू, कहां पर? असम में। और इसमें ही भी कौन सा? भोगली बिहू, ये भी कहाँ सेलिब्रेट होता है? असम में सेलिब्रेट होता है। इट इज ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। द नेक्स्ट वन इज लोहड़ी इन पंजाब एंड जम्मू। इस रीजन में हम जम्मू और पंजाब के रीजन में हम इसको लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। ठीक है। फिर है आपका मकर संक्रामण, मकर संक्रमण, और कहां पर है ये? कर्नाटक में। संक्रमण जो है वो जो वर्ड है वो किसका नाम वर्ड है? ये संस्कृत का वर्ड है कन्नड़ में। सैन क्राथ, ये कहां पर है? ये कश्मीर में हम इसको इस नेम से मनाते हैं। खिचड़ी पर्व के रूप में हम इसको अदर स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। सो द सेम फेस्टिवल is celebrated in different states of India with different names. Here I have a picture, so you can have an idea. देखो, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। If we talk about हिमाचल प्रदेश, it is known as माघ साजी। उत्तराखंड में उत्तरायणी और घुघुटिया, इस नाम से हम इसको जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति या बिहू, असम में माघ बिहू और भोगली बिहू, इसको ध्यान रखिएगा, बिहू नाम को कई बार से एग्जाम में पूछा गया। यूपी में खिचड़ी, सिक्किम में माघी संक्रांति, नागालैंड में मकर संक्रांति। देखो, नागालैंड में नागाओं की लैंग्वेज है वहां पे, लेकिन फिर भी देखो नाम कौन सा यूज हो रहा है वहां पे भी संस्कृत का नाम यूज हो रहा है। तो यहाँ से दिखता है कि इंडिया में जो कल्चरल यूनिटी है वो बहुत दूर तक फैली हुई है। कश्मीर में शिशिर शंकरात के नाम से जानते हैं, जम्मू में माघी संक्रांत और उत्तरायण के नाम से जानते हैं। बाकी लोहड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया था। इफ वी टॉक अबाउट पंजाब तो लोहड़ी है, हरियाणा में संक्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। यूपी के भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मैं अगर बात करूं आपसे मथुरा की, आगरा की, और इधर राजस्थान में आपका क्या नाम है उसका, भरतपुर वगैरह का जो एरिया है वहां पर भी इसको किस नाम से मनाते हैं? संक्रांत। ठीक है, इस नाम से लोकल नेम है ये वहां पर खड़ी बोली में। राजस्थान में मकर संक्रांति या संक्रांत। तो उत्तर प्रदेश के भी जो आपको पता होगा कि यूपी का कुछ एरिया जो है वो मीन्स हरियाणा और राजस्थान दोनों से जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है टच होता है, तो वो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट। तो वहां का जो कल्चर है राजस्थान, यूपी और हरियाणा तीनों का मिक्स्ड ऑफ कल्चर है। फिर आते हैं गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, कर्नाटक में मकर संक्रमण और मकर संक्रांति। If we talk about Kerala, then it is known as मकर विलक्कू, इसको इस नाम से जानते हैं।
इफ वी टॉक अबाउट तमिलनाडु तो थाई जो है थाई पोंगल के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति, पेड़ा, पंडुगा और भोगी इस नाम से हम इसको वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इन सारे स्टेट्स में भी डिफरेंट नेम से मनाया जाता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन अवर क्लास। नाउ नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय मीन्स नेशनल, विज्ञान मीन्स साइंस, पुरस्कार मीन्स अवार्ड्स। तो नेशनल साइंस अवार्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। रिसेंटली द होम मिनिस्ट्री हैव इनवाइटेड नॉमिनेशंस फॉर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आर गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस फील्ड में इनको दिया जाता है। तो समटाइम्स यू कैन find a question which may ask that राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार are associated with which field and they are given in the which field. अच्छा, now we are going to discuss that what are the categories under the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. There are mainly 4 categories. Number 1 विज्ञान रत्न, like भारत रत्न. Maximum of 3 awards, ये highest award है. इसमें maximum 3 awards दिया जा सकते हैं. You can recognize that when we discuss Padma awards and Bharat awards, at that time I discussed with you that Bharat Ratna can be given maximum to 3 person within a year. तो 1 year में कितने लोगों को दिया जा सकता है? वो only 3 people को दिया जा सकता है भारत रत्न within 1 year. Just like that, विज्ञान रत्न को भी 1 year में केवल 3 people को ही अवार्ड किया जा सकता है। और वो भी किस में दिया जाएगा? ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उस सब के लिए। नेक्स्ट वन इज विज्ञान श्री। आता है ना जैसे पद्मश्री, तो ऐसे ही पद्मश्री भी दिया जाता है। ये दिया जाता है 25 अवार्ड्स मैक्सिमम दिए जा सकते हैं साइंस एंड फील्ड के उसमें। फिर है आपका विज्ञान युवा। ये यूथ जो साइंटिस्ट होते हैं, यूथ रिसर्चर्स होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के फील्ड में, उनको दिया जाता है। ये भी 25 मैक्सिमम की क्या है इसमें लिमिट है। नेक्स्ट वन इज विज्ञान टीम। ये पूरी टीम को दिया जाता है और ये केवल 3 अवार्ड दिए जा सकते हैं एक साल में। विद इन 1 year वी कैन गिव ओनली 3 अवार्ड्स इन द नेम ऑफ विज्ञान टीम अवार्ड। ये सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं, ऑल आर एसोसिएटेड विद द इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस फील्ड में सारे के सारे अवार्ड जो है दिए जाते हैं। देयर आर मेनली 13 डोमेन्स वेयर दीज अवार्ड्स आर गिवन, लाइक फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। मैंने यहाँ को 5-5 का पेयर बना दिया है। अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंसेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज अदर्स। अगर इसमें से भी कोई बच गया तो उसको इस कैटेगरी में इंक्लूड करके अवार्डेड किया जाएगा। दिस टाइम it means in the year of 2024 these awards are being coordinated by the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, under the Ministry of Science and Technology. देखो अब यहाँ पर 2 चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। क्या कि जो अवार्ड्स की नॉमिनेशंस हैं, दे आर इनवाइटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA ने इनको इनवाइट किया है। बट ये सारे के सारे अवार्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनका कोऑर्डिनेशन होगा, वो CSIR करेगी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है CSIR? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे। किस दिन अनाउंस होंगे ये 11 मई को अनाउंस होंगे कि किस किस को ये अवार्ड दिए जाएंगे। अच्छा, ये अवार्ड जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो सारी कैटेगरी के अवार्ड की एक प्रॉपर सेरेमनी होती है। वो होती है 23 अगस्त को, दैट इज नेशनल स्पेस डे के दिन क्या होता है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये अवार्ड सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हमने बात की कि 11 मई को ये अनाउंस होते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये वही दिन है जब 11 मई को इंडिया ने 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर टेस्ट का जो डे है, इसी को हम टेक्नोलॉजी डे के नाम से मनाते हैं। और ये कहाँ हुआ था? पोखरण। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। और इस न्यूक्लियर टेस्ट का हमने जो कोड नेम रखा था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमारे साथ एक और न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में जो हमने किया,
उसका भी कोड नेम अगर आप में से कोई कमेंट में मुझे बता सके तो बताओ। उसका नाम था ऑपरेशन, ठीक है। अब उसको मैं डॉट डॉट करके आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो रिलेटेड है लॉर्ड बुद्धा के नाम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि जो हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके ऑपरेशन कोड क्या था, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब ये आप देख रहे हैं कि वल्चर रेस्टोरेंट, ठीक है। कई लोगों को ये सब देख कर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, है ना। वल्चर के लिए क्या खोला गया है, रेस्टोरेंट खोला गया है, रेस्टोरेंट खोला गया है, ये सब क्या है, वल्चर है, ठीक है, जिसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। चलो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब आप समझ रहे होंगे क्या वल्चर के लिए रेस्टोरेंट का क्या मतलब है। देखो, वल्चर के लिए रेस्टोरेंट का सीधा सा मतलब ये है कि वल्चर के लिए जो फूड है वो हम उनको अवेलेबल कराएं। और फूड देखो, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर एक क्या होता है, फूड मेन्यू होता है कि नहीं। तो फूड मेन्यू में ये कोशिश की जाती है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी चॉइस का फूड मिले वहां पे। यू नो, होटल्स में, रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो द ओनर ऑफ द होटल और द मैनेजमेंट ऑफ द होटल इंडस्ट्री ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड द फूड ऑफ द चॉइस ऑफ द क्लाइंट्स। तो उनकी चॉइस का फूड वहां पे प्रोवाइड करने की क्या करते हैं वो जो है ट्राई करते हैं। द सेम मेथड इज बीइंग यूज्ड इन द वल्चर रेस्टोरेंट। अब आप सोच रहे हो क्या इनकी क्या चॉइस है ऐसी की जो फुलफिल नहीं हो पा रही है। देखो, जो वल्चर की पॉपुलेशन है इंडिया में या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, जो हमारा एक जो नियर बाई का जो रीजन है, उसमें वल्चर क्या है, बहुत ज्यादा, मींस नियर एक्सटिंक्ट है। नियर एक्सटिंक्ट मींस ये बिल्कुल विलुप्त होने की स्थिति में, सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि मींस ये बाद में अगर देखने को हमको नहीं मिलेंगे अगर इनकी केयर हमने नहीं की तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां से आई थी, देखो प्रॉब्लम आई थी इस बात से कि बहुत सा इंडिया में कुछ इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज होती थी, ठीक है, पेन किलर वगैरह। उसका नाम था डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये उसका नाम था। अब होता क्या था, जैसे सपोज करो आपके पास में है काउ या आपके पास में है बफेलो, उसको फीवर आ गया, आपने मार्केट से लाई और उसको डाइक्लोफेनेक सोडियम की जो है ये टैबलेट दे दी। अब होगा क्या, आपकी बफेलो तो ठीक हो जाएगी लेकिन वो उसकी बॉडी में हमेशा के लिए ऑलवेज उसकी बॉडी में रहेगा। जब कभी भी ये पशु, इसकी जब डेथ होगी तो इसके जो कैराकासेस होते थे, जब मरने के बाद अचानक से डेथ अगर हो जाती है तो उसको कौन खाते थे, वल्चर्स, आज भी खाते हैं। जब वल्चर इसको जो है कंज्यूम करता था इस मीट को, तो होता क्या था कि उसकी जो इंटेस्टाइन है वो ब्लास्ट हो जाती थी, उसमें इन्फेक्शन हो जाते थे और अल्टीमेटली ये जो वल्चर हैं उनकी क्या हो जाती थी, डेथ। तो डाइक्लोफेनेक की वजह से इंडिया में, पाकिस्तान में, बिकॉज वहाँ सेम कल्चर है लगभग जो जो एनिमल्स हस्बेंड्री एंड लाइफ स्टॉक के रिगार्डिंग में, तो वहां पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान या इसके आसपास के रीजन में जो वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत तेजी से डाउन हुई और वल्चर्स reached under the situation that they will be extincted soon if there will be no adequate measures। अगर एडुकेट मेजर्स नहीं लिए तो वल्चर्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। वल्चर जो है आते हैं, ये मींस एक उस कैटेगरी में आते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी का की तरह ये काम करते हैं। कि देखो, अगर ये सारी चीजें मींस अगर कहीं पर किसी जो है एनिमल की डेथ हो रही है जंगल में, अब आप ऐसे मत सोचिएगा इसको शहर की तरह, आप सोचेंगे कि सिटी में बैठ करके तो आप ठीक है, आप कि वहाँ पर आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आप उसको जो है मींस जो है उस जो वेस्टेज वगैरह जितना भी होता है उसको आप प्रॉपरली कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट कर दोगे। लेकिन नाउ थिंक अबाउट द फॉरेस्ट, जो प्रॉपर फॉरेस्ट के एरियाज हैं वहां पर जब किसी जो है एनिमल की डेथ होती है तो क्या वहां के लिए कोई ह्यूमन जाएगा उसको क्लीन करने के लिए, नहीं। वहां पर काम आता है कौन, वल्चर। ये क्या करते हैं, केवल ओनली एंड ओनली डेड एनिमल्स को ही ये कंज्यूम करते हैं। और वो जो मीट होता है, वो जो एनिमल होता है, अगर बहुत बुरी तरीके की सिचुएशन में, डिकम्पोजिशन की सिचुएशन में भी अगर ये पहुंच जाता है जिसको कोई एनिमल नहीं खाता, ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर एनिमल की डेथ हो गई तो उसको कोई लॉयन खा लेगा, नहीं। जब इनका जो मीट जो है उसमें वो कैसा होने लगता है, जब डिकम्पोज होने लगता है
तो उसको कंज्यूम करते हैं ये स्कैवेंजर्स, दैट इज वल्चर्स। तो इनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या हो रहे हैं, जो कुछ एफर्ट्स हैं उनके लिए खोले जा रहे हैं वल्चर रेस्टोरेंट। क्या देखो कहाँ कहाँ पर हमने स्टैब्लिश किए, रायगढ़ में, गढ़चिरौली में और नासिक। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। 3 तो यहाँ पर हमने स्टैब्लिश कर दिए, और ये हुआ है अभी कांगड़ा में। कांगड़ा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है क्या क्या पॉइंट्स। एक तो डाइक्लोफेनेक सोडियम वाला, इसकी इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से इनकी डेथ का हो जाना, और जो वल्चर रेस्टोरेंट है वहाँ। और ये कैसा काम करते हैं, स्कैवेंजर का काम करते हैं। तो ऐसे एरियाज को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो वल्चर जो है रेस्टोरेंट होंगे उनको अनडिस्टर्ब्ड एरिया, तो वहां पर किसी को जाने की कोई भी अनुमति नहीं होगी। नेक्स्ट, राइट टू रिसाइड। दिस आर्टिकल रिलेटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पार्ट 3, ओके, फंडामेंटल राइट्स। उसमें अभी दिल्ली कोर्ट के पास एक केस आया, तो उन्होंने क्या कहा दिल्ली कोर्ट ने, कि फॉरेनर्स कैन नॉट क्लेम राइट टू रिसाइड इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर क्या करें, जो फॉरेनर्स है वो भी क्लेम करने लग जाए कि हमको इंडिया में रहने का क्या है, फंडामेंटल राइट है। नॉर्मल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अंडर आर्टिकल का ये सब आर्टिकल 1 का जो क्लॉज ई, इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट होगा कि ऑल ओवर इंडिया वो कहीं भी क्या कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है, एनी पार्ट एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट at the same time, this article of the Indian Constitution under part 3 of fundamental rights, it also provides some reasonable restrictions on this right. Means आपका जो right article 19 है, it's not absolute. तो इंडिया के आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं जितने भी, एब्सोल्यूट तो कोई भी नहीं है, ठीक है। और इस राइट टू रिसाइड पर भी क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन से, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ऐसा कोई जो है लॉ बना सकती है, या आपके इस राइट को वायलेट कर सकती है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। सपोज करो आपका मन करे कि भाई हम तो जाकर के जो है फॉरेस्ट में रहेंगे, और वहां जाकर के रहना चाहें, तो आपकी वजह से यदि उस एरिया की किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को दिक्कत होगी, तो आपको वहां पर रिसाइड करने से, सेटल होने से रोका जा सकता है, ठीक है। राइट टू रिसाइड और सेटल। सपोज करो कि आप जो है किसी जो है इमोरल ट्रैफिकिंग से जुड़े कोई काम करते हो, आप ड्रग से रिलेटेड कोई वर्क करते हो, ठीक है, आप सेक्सुअल वर्कर्स हो, तो क्या इनको ये इनकी पसंद की जगह पर रहने दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि उससे क्या हो सकती है कि जनरल पब्लिक को उससे दिक्कत हो सकती है। सपोज करो कि कुछ ऐसे पर्सन हैं, सेक्सुअल वर्कर्स हैं, जो एड्स से उनको जो है सफरिंग है, और वो कहे कि नहीं हम तो ओपनली कहीं भी किसी भी एरिया में रह सकते हैं, तो उनको रोका जा सकता है। या जैसे कोविड-19 में था ना, कोविड-19 में तो आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं यार, मुझे मेरे घर में रहने का क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया था, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए थे ना, तो लोगों से, चाइना में तो देखा था हमने कि लोगों को घर से उठा करके ले गए थे, फिर वहां जाकर के उनको कैद कर दिया था। तो राइट टू रिसाइड वाला जो कॉन्सेप्ट में कुछ क्या है, जो है reasonable restrictions can be imposed by the government based on the situations. Next one is Operation Amrit. बड़ा पॉपुलर सा है ये, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और उसको एड्रेस करने के लिए लोकल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया है किसने, केरला ने। केरला गवर्नमेंट का जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस स्कीम को, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। क्या है इसका पूरा नाम, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इन्होंने किया है। एक्चुअल में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है। देखो मैं आपको बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सपोज करो कि आपको थोड़ा सा जो है कोल्ड हुआ, या आपको फीवर आया, और आपने एक पैरासीटामोल ले लिया, ठीक है, या आपको और कोई प्रॉब्लम हुई, पेन हुआ कहीं भी, आपने कोई और जो है मान लो सिट्रिजिन ले ली, ठीक है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, आपने ले ली। ये मोस्टली क्या होती हैं, ये एंटी माइक्रोबियल होती है, मीन्स ये किल करती है किसको, माइक्रोबैक्टीरियाज को, ठीक है, आपने ले ली। अब आपको ये पता ही नहीं था कि आपको जो प्रॉब्लम हुई थी वो बैक्टीरिया की वजह से हुई थी या वायरस के कारण हुई थी। आपने बस क्या किया, जैसे ही कुछ भी हुआ, बस एंटीबैक्टीरियल
जो है मेडिसिन आप ले लेते हैं। कुछ भी होता है, आप कहाँ चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर गए, वहां से जाकर के उसने क्या किया, 4-5 टैबलेट्स वगैरह टाइप की दे दी और आपने ले ली, आप ठीक हो गए। एक्चुअल में ये सारे के सारे 99% केसेस में आपको क्या दे देते हैं वो, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन वो आपको दे देते हैं, जिसको आप कॉमनली किस नाम से जानते हो, एंटीबायोटिक, है ना, ये नाम बोला, एंटीबायोटिक दे दो भाई इनको। अब होगा क्या, एक सिचुएशन ऐसी आ गई है बहुत सारे पॉपुलेशन में कि अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं किसको, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को। अब होगा क्या कि पहले आपको मींस 500 mg की एक टैबलेट से रिलैक्स मिल जाता था, बिकॉज आप कंटिन्यूसली इसको कंज्यूम कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आपको 500 mg वाली काम नहीं करेगी, आप 1000 mg पर पहुंच जाओगे, धीरे धीरे फिर आप 1500 mg पर पहुंचोगे। अब ये वाली सिचुएशन केवल मैं यहाँ पर एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन बहुत सारे लोगों में हो गई है और उन पर एंटीबायोटिक ड्रग्स ने काम करना बंद कर दिया है। इट मीन्स कि अब एंटीबायोटिक जो ड्रग्स हैं वो काम ही नहीं कर रही, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ऐसी मेडिसिन को वो सर्च करेंगे, कहाँ कहाँ पर ये ओवर दी काउंटर मिल रही हैं विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, कौन बेच रहा है इनको, उन सब पर कंट्रोल करने का क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होने पर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो जनरली जैसे हम बात करते हैं किसी को कोल्ड हो गया, वो एक्चुअली में जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज की तरह भी होता है और बॉडी थोड़ी कोल्ड वोल्ड हो जाता है, उससे होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ भी थोड़ा उनको रिलैक्स मिल जाता है, चलो ठीक हो जाते हैं उसकी हीट वगैरह से, उससे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में अगर बहुत ज्यादा आप मेडिसिन वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए एक हैबिट की तरह बन जाएगा, ठीक है। देखो जब भी हम जीके की बात करते हैं, जनरल स्टडीज की बात करते हैं, एक्चुअल में ये है क्या, ये सब ये है कि आपके ऑल अराउंड में जो कुछ भी है, एक वेल एजुकेटेड पर्सन से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको बेसिक से कॉन्सेप्ट पता हो, तो उन्हीं के लिए तो जीके हम पढ़ते हैं। सारे एग्जाम्स में इसीलिए तो पूछा जाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्टेड हो कि नहीं, करंट अफेयर से कनेक्टेड हो कि नहीं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज कावेरी बेसिन। एनजीटी इश्यूड नोटिसेस टू सदर्न स्टेट्स। साउथ इंडिया के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस दिए हैं। यू नो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मुझे बताइए आप ये कब स्टैब्लिश हुआ था, एनीबडी, आप बताइए मुझे, ठीक है। ये क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और क्लास में भी डिस्कस किया है। अब जो लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ में कनेक्टेड होंगे उनको धीरे धीरे चीजें क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, रिवाइज, क्योंकि चीजें क्या होती है, रिपीट होती है। ये नोटिस किस किस को, इन बहुत सारे स्टेट्स को दिया है। किस लिए दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई आपके इन रीजन में बहुत लंबे समय से अगर हम बात करें तो मींस लास्ट 50 इयर्स में क्या हुआ है, जो ग्रीन कवर है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो ग्रीन कवरेज क्या हो गया, मींस मींस कम हो गया है वहां पर, इसका मींस डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो कहां पर हुआ है, कावेरी बेसिन में। कावेरी रिवर के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अच्छा नागर, अब देखो कावेरी बेसिन में कौन कौन से रीजन आते हैं, नागरहोल पार्क हो गया, वेनड हो गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, आपको मैंने मैप पे भी दिखाया था क्लास में, ठीक है। इस रीजन में ही ये सब आते हैं। अगर हम कावेरी रिवर के ओरिजिन की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में, कहाँ से, कर्नाटका से। तो यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन आपके लिए बन गए एक ही लाइन में, कि कावेरी रिवर कौन सी एरिया की है, साउथ इंडिया की है, कहाँ कौन सी रेंज से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, कौन से घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से, कौन से स्टेट से निकलती है, तो कर्नाटका स्टेट से। और जिस कर्नाटका में जिस रिवर फॉल, जिस वाटरफॉल से ये निकलती है उसका नाम क्या है, शिव समुद्रम फॉल्स। यहाँ से ये निकलती है, इंडिया का सबसे बड़ा क्या है ये वाटरफॉल है, ठीक है। एनीबडी कैन टेल मी which one is the biggest लार्जेस्ट जो है वाटरफॉल ऑफ इंडिया, कौन सा है, शिव समुद्रम। तो ये क्या है, सेकंड रैंक पर आता है। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, एनीबडी कैन टेल मी इन कमेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि कावेरी नदी को हम एक नाम से और भी जानते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया की ... इसको कहते हैं कावेरी को। इसकी ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें, अमरावती, भवानी, हेमवती, काबनी, ठीक है, सुवर्णवती, ऐसी बहुत सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो देखो आज हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है।
बाकी अदर टॉपिक्स को हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इसको मीन्स एक कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ में आप सुनते हैं, देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी बनाते हैं। दे विल हेल्प यू, बिकॉज देखो एक दिन में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नॉलेज आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते। मीन्स यू कैन नॉट डू कि आपने 10 डेज फूड नहीं खाया और 11th डे को आप क्या करें, पिछले 10 डेज का फूड जो है कंज्यूम कर लें। नहीं, इट कैन नॉट हैपन। इससे दिक्कत क्या होगी कि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही जो है जो कंटेक्स्ट बनता है वो किसके रिगार्डिंग में बनता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग में, नॉलेज के रिगार्डिंग में, कि आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना होगा और उसी से आपको धीरे धीरे क्या होगी, स्टडी की आदत लग जाएगी, हैबिट में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द सेशन एंड वी आर गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।